अब क्यों नहीं एक बार ममता बनर्जी को आजमाया जाए राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये एक मुश्किलात राहुल गांधी के लिए है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं ये अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सभी दल लोग का एक दबाव बन सकता है कि एक बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि बीजेपी को एक बढ़िया से ये टक्कर दिया जाए गंभीरता पूर्वक। नमस्कार, चुनाव का मौसम है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें आपको मालूम है आ चुकी हैं। 3 राज्यों में तो बिल्कुल करीब है इलेक्शन। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी केरल, पुडुचेरी और असम में, और 23 तारीख को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में क्योंकि चुनाव है, वहां 29 तारीख को भी वोटिंग होनी है। और मैं बहुत स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर प्रशांत कुमार सिंह साहब का, जो हमारे एक्सपर्ट हैं चुनाव में भी। 2 जो प्रमुख राज्य हैं जिनके बारे में सब जानना चाहते हैं, असम और पश्चिम बंगाल, यानी ममता बनर्जी और हिमंता बिस्वा शर्मा। बहुत से लोगों को लग रहा है कि दोनों की कुर्सी दांव पर हो सकती है। इसी तरह ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी चुनाव जीतती है तो इंडिया अलायंस जो है, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, उसमें सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगी और प्रधानमंत्री पद के लिए 2029 के लिए वो सबसे बड़ी दावेदार हो सकती हैं। क्योंकि ममता की उम्र भी 70 साल के करीब है, तो उनके पास भी अगर पीएम बनने का मौका होगा तो ये आखिरी चांस होगा। राहुल गांधी के पास तो लोग जैसा कहते हैं कि अभी काफी टाइम है। और हिमंता बिस्वा शर्मा अगर लौट के आते हैं, जिनको राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो जेल उनको भेजना चाहेंगे, तो अगर वो जीतते हैं तो राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका होगा। इस लिहाज से क्या आप भी इसको ऐसे देख रहे हैं इलेक्शन को, या आपकी नजर में कुछ और तस्वीर उभरने वाली है? बिल्कुल बात तो सही है कि ये जो चुनाव है बहुत कुछ डिसाइड करेगा। खास करके राहुल गांधी के बारे में तो ज्यादा ही कुछ कंसर्न है, क्योंकि एक तो यदि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती हैं तो उनका ये चौथा हो जाएगा। 2011 से लगातार जीत रही हैं, तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है हार का लगभग सेंचुरी लगाने जा रही है। तो ये भी एक चीजें होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने क्षेत्रीय दल हैं सभी लोगों का एक दबाव बने कि अब ममता बनर्जी के नेतृत्व में अगला 2029 का चुनाव लड़ा जाए। पहले नीतीश कुमार के लिए 2 बार प्रयास हुआ, दोनों बार सफल नहीं हुआ, 2019 या 2024। तो उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट लोग नहीं बना पाए। लेकिन इस बार मुझे जहां तक लगता है, आपका भी जो आकलन है वो सही है, कि इस बार हो सकता है कि ममता बनर्जी इस मामले में काफी गंभीरता के साथ उनका नाम सोचा जाए और तमाम दल, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, वो सभी दल लोगों का एक दबाव बन सकता है कि एक बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि बीजेपी को एक बढ़िया से ये टक्कर दिया जाए गंभीरता पूर्वक। ये चीजें भी हो सकती हैं। दूसरी बात कि जो अब पिछले साल जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा था, उसमें वो पश्चिम बंगाल में ना के बराबर उन्होंने समय दिया था, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ममता बनर्जी उनकी इस यात्रा से, खास करके पश्चिम बंगाल में होने वाली यात्रा से नाराज थी। तो उनको ज्यादा नाराज नहीं किया जाए, इसलिए पश्चिम बंगाल के कुछ छोटे से एरिया को छू कर वो निकल गए थे। पश्चिम बंगाल में उनको नाराज करने की वजह का काम नहीं किया उन्होंने। तो ये भी चीजें हैं। दूसरी बात ये भी है कि पिछली जो 2021 में चुनाव हुआ था उसमें लगभग कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी दोनों साफ हो गए थे, किसी को कोई सीटें नहीं मिली। तो एक ये भी कहा जाता है कि अंदर खाने, चूंकि पिछली 2021 के चुनाव में एक हाइप क्रिएट हुआ था। हाइप इसलिए क्रिएट हुआ था कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, भाजपा ने लोकसभा की 18 सीटें जीत ली थी, पश्चिम बंगाल में 42 में से। तो ये करीब करीब आप हाफ बेंचमार्क के नजदीक पहुंच गए थे। 21 सीट होता है, 42 का आधा, और 18 पर भाजपा पहुंच गई। तो एक साइकोलॉजिकल ये चीज बन गया कि अब भाजपा अनस्टॉपेबल है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो उस परिस्थिति में ममता बनर्जी ने फिर भी भाजपा को हराया, और शायद इसका महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोटर्स थे वो शिफ्ट हो गए या शिफ्ट कराए गए, जो भी हो सकता है, इनके तरफ, टीएमसी के तरफ। और यही कारण है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई। ये चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि जो असम है, असम में
आप कहें तो हेमंता विश्व शर्मा वन मैन आर्मी है। उनको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप, ठीक है, अमित शाह जी गए वहां, कल या परसों वो उनका रोड शो हुआ, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए हुए हैं लेकिन सबके बावजूद वो खुद सक्षम है वहां की चीजें मैनेज करने में। राहुल गांधी वगैरह पे जो एलिगेशन वो लगाते हैं वो तो एक मुद्दा था ही। कई लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो रही थी, इसलिए भी उनको पार्टी बदलनी पड़ी। वो मुद्दा भी एक हो सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके दिल में लंबे समय से ही महत्वाकांक्षा थी और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में पूरे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूती दी। लेकिन जब उनको नहीं बनाया जा रहा था तो उन्होंने यहां पर भी अपने पैंतरे दिखाए और उनको आखिरकार बनाया गया। और जिस समय वो बने, तो मैं जिन अपने मित्र का जिक्र कर रहा था वो असम से ही आते हैं वो बिहार के रहने वाले, लेकिन उनकी ससुराल असम में है। तो उन्होंने मुझे हिमंता के मुख्यमंत्री बनने के 1-2 साल के अंदर ही कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं ये अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं भारत के। और मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उस समय मुख्य धारा की मीडिया में यहाँ पर नॉर्थ में हम इतना नाम नहीं सुनते थे, लेकिन आज की तारीख में शायद आप भी सुनते हो या बहुत से लोग इसकी चर्चा करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 4 सबसे बड़े नेता हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद अमित शाह, तीसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ और चौथे नंबर पर बताया जा रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा चढ़कर आ गए। और ऐसी इमेज इनकी है कि नॉर्थ ईस्ट के या असम के भी किसी नेता की कभी नहीं रही, जहां पर एक छोटा सा स्टेट है जहां सिर्फ 126 विधानसभा की सीटें हैं और उसकी बातें दिल्ली में हो रही हैं, उसकी बातें नॉर्थ इंडिया में हो रही हैं और एक फ्यूचर लीडर, मतलब बड़े नेता के तौर पर उनको देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगस्त में, मुझे याद है जुलाई अगस्त के समय राहुल गांधी वहां थे और वो ऐलान कर रहे थे, बिल्कुल सीधा ऐलान किया कि आपका जो मुख्यमंत्री है सबसे भ्रष्ट है और जल्दी ही ये जेल जाने जा रहा है। पब्लिक में भी देखा जा रहा था कि लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये बात समझ में भी आती है क्योंकि जिस तरह से वो मियां मुसलमान कहते हैं, हालांकि वो कहते हैं, बार बार सफाई भी देते हैं कि वो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, स्थानीय मुसलमानों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन माना जाता है कि बहुत बड़े एक पोलराइजिंग फैक्टर है। तो जितना उनको लोग पसंद करते हैं उतना लोग नापसंद भी करते हैं, लेकिन वो आज हिंदुत्व के बड़े पोस्टर बॉय बन चुके हैं। आरएसएस के जो मूल कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे भी आगे निकल गए हैं, बीजेपी से बड़े बीजेपी वाले बन गए हैं, आरएसएस के प्रिय बन गए हैं। जी बिल्कुल है। देखिए, आपने बताया कि उनका पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में और उत्तर भारत में उनका छवि है, लेकिन वो दक्षिण भारत में भी पहुंच गए हैं। उनकी ख्याति जो है, मैंने कई लोगों से बात की है, दक्षिण भारत में भी अब लोग उनको पॉपुलर हो चुके हैं, उनको लोग जानने लगे हैं और उनकी इसकी मतलब एक कुशलता को मानने भी लगे हैं। ये भी एक चीज है। और जहां तक पूर्वोत्तर का है, 7 सिस्टर्स जो 7 स्टेट हैं, वो सभी जगह उनकी राजनीतिक भूमिका है। हर एक स्टेट में वो बीजेपी और एनडीए के मैनेजर हैं एक तरह से। जो आपसी डिस्प्यूट होते हैं क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी के अंडरस्टैंडिंग में, उसको सुलझाने का काम हेमंता बिस्वा शर्मा के जिम्मे ही रहता है। चाहे वो मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो सभी जगह वो इन सब चीजों को रीजनल पार्टीज के साथ, रीजनल अलायंस पार्टनर के साथ, अन्य छोटे छोटे नेताओं के साथ वो बैठकर चीजों को मैनेज करते हैं और वो कुल मिला के एनडीए के पक्ष में ले आते हैं सारा चीज को मैनेज करके। तो उनकी एक मैनेजमेंट स्किल भी है। वो भी, जैसे कहा जाता है कि अमित शाह जी का माइक्रो मैनेजमेंट जबरदस्त है, अपने आप में अद्भुत है, उस तरह से अगर कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में हेमंता बिस्वा शर्मा का भी एक अपना मैनेजमेंट स्किल है जो बहुत ही जबरदस्त है। उसके सामने और कोई नहीं टिक पाता है, ये बात सही है। और दूसरी चीज की उनकी जो नजर है वो हर पॉइंट पर रहती है। ये चीजें जो जिसके पास होती है वो उसको पता लगाना बहुत उसके लिए आसान होता है कि हम कहाँ लूज कर रहे हैं। तो मैं जहां तक जानता हूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा शुरू से बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं और बहुत ही हाई प्रोफाइल लीडर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन जैसे कि आप देखते हैं कांग्रेस में जो है स्थिति, जैसे आज तक सचिन पायलट राजस्थान में, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में, डीके शिव कुमार कर्नाटका में, ये लोग ख्वाब देखते रह गए, इनको मौका नहीं दिया गया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो अपना जान छुड़ा लिया। उसी तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा भी हाई प्रोफाइल, उनके नाम से पार्टी को वोट मिलते हैं, मतलब ठीक है कांग्रेस के नाम पर भी मिलते थे, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के नाम पर मिलते थे, लेकिन एक हाँ
हाई प्रोफाइल लीडर्स हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर, लेकिन उनको नहीं मिला तो उनको लगा कि अब यहाँ उनके लिए स्कोप नहीं है, फिर निकल गए। तृणमूल कांग्रेस के जिस तरह से दीदी को डिफेंड करते हैं, अखबारों में वो लिखते हैं, और तमाम ऐसे लोगों को उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है जो बोलना जानते हैं, जो लिखना चाहते हैं, और वो केवल एक ही, जैसे हम बीजेपी में देखते हैं कि वहां पर एक ही सुर गूंजता है, मोदी मोदी मोदी, यहां गूंजता है दीदी दीदी दीदी। और इस बार अगर दीदी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनती हैं, मेजोरिटी ले आती हैं, जो कि सर्वे बता रहे हैं कि बहुत चांस हैं, तो दिक्कत किसकी बढ़ने वाली है? राहुल गांधी की बढ़ने वाली है, या नरेंद्र मोदी की बढ़ने वाली है, या किसी की नहीं बढ़ने वाली है? नहीं, दोनों के लिए दिक्कत बढ़ेगी। यदि इस बार चुनाव जीत जाती है ममता बनर्जी, तो निश्चित रूप से आपने जितने लीडर्स का नाम लिया, चूंकि देखिए एक समय होता है हर चीज का, तो एक समय ऐसा भी अब आ गया है कि सभी लोग ये चीज मान चुके हैं और लगभग इस चीज को हमको जहां तक लग रहा है कि स्वीकार कर चुके हैं कि अब कांग्रेस भाई तेरे से अब नहीं होगा, इस मोड में आ गए हैं। तो उनको लग सकता है कि अब क्यों नहीं एक बार ममता बनर्जी को आजमाया जाए राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये एक मुश्किलात राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि आपने जितने महाराष्ट्र के शिवसेना हो, शरद पवार जी की पार्टी हो, या ये हो, इवन हमको जहां तक लग रहा है कि केरल में वामपंथी पार्टी भी ममता बनर्जी के सपोर्ट में आएगी, क्योंकि वामपंथी पार्टियों का पश्चिम बंगाल में अब कोई स्टेक नहीं रह गया है। दे हैव नथिंग टू लूज, दे हैव नथिंग टू गेन, क्योंकि वहां यदि कोई थर्ड है भी बीजेपी और ममता बनर्जी के बाद, तो वो कांग्रेस है, वहां अब लेफ्ट नहीं बचा है। तो इसलिए केरल में बचा हुआ है लेफ्ट, काफी सशक्त स्थिति में है, तो लेफ्ट भी चाहेगा। और वो जो है तमिलनाडु वाले डीएमके, उनको कोई आपत्ति नहीं होगी या कांग्रेस के लोग घोषित हो जाएं या ममता बनर्जी के लोग घोषित हो जाएं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां किसी का और स्टेक नहीं है। वो अगर कांग्रेस कुछ सीटें लाती है तो वो डीएमके के वोट के बदौलत, वो कांग्रेस डीएमके को कोई कांग्रेस के साथ कोई मजबूरी नहीं है। तो ये चीजें हैं। और बाकी तो आपने अखिलेश यादव जी का तो हमेशा से ममता बनर्जी के साथ ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, बल्कि वोकल होकर, काफी मुखर होकर वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करते रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में ये तो है कि राहुल गांधी के लिए दिक्कत होगी, लेकिन बीजेपी के लिए भी दिक्कत होगी। यदि नया चेहरा, एक गंभीर चेहरा, जैसा कि आपने पूरी विस्तार से बता ही दिया कि उनके जितने सारे एमपी हैं उनको लिखने आता है, बोलने आता है, उनको माहौल बनाने या किसी का माहौल बिगाड़ने आता है। तो इन सब परिस्थितियों में खुद ममता बनर्जी भी बहुत अच्छा ओरेटर है, बहुत अच्छी बोलती हैं, हिंदी भी, अंग्रेजी भी और बांग्ला भी। तो यदि पूरे भारत में वो कैंपेन पर उतर जाएं, तो ये बीजेपी के लिए भी एक साधारण चीज नहीं रहेगी, एक साधारण चुनौती नहीं रहेगी, एक मजबूत चुनौती पेश कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल सर, और ये मजबूत चुनौती, लेकिन फिलहाल क्योंकि खोने के लिए ज्यादा जिसके पास होता है उसी की बात की जाती है, इसीलिए आज हमने बात की। और हिमंता बिस्वा शर्मा तो उनका कोई भी इंटरव्यू आप देखें, बात करते हैं राहुल गांधी की, बात जितना वो मोदी जी का नाम लेते हैं उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा ही राहुल गांधी का नाम लेते हैं, और अंदर की कहानी बताते हैं। और जिस अंदाज में बोलते हैं वो, और जिस तरह से वो हिंदी बोलते हैं, बहुत सुनने में कई लोगों को अच्छा भी लगता है, और उनकी बात लोगों के सीधे दिल तक पहुंचती है। ऐसे कम्युनिकेटर हैं वो। और ममता दीदी के बारे में तो खैर सारे लोग जानते ही हैं, उनके बारे में तो कह रहे हैं कि कोई जरूरत अलग से है नहीं। तो सर, आपने विस्तार से इस जटिल मुद्दे को समझाया, बहुत शुक्रिया, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी देखने वालों का भी धन्यवाद। नमस्कार।